अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका हुआ है। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये धमाका मगरिब के नमाज के दौरान हुआ और जिस मस्जिद में धमाका हुआ है उसका नाम अबू बकीर सेदिक मस्जिद है। ये मस्जिद काबुल में खैरखाना के PD 17 एरिया में है। वहीं धमाके में मस्जिद के मौलवी आमिर मोहम्मद काबुली की भी मौत हो गई है। इससे पहले भी काबुल में धमाका हुआ था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। काबुल धमाके के फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बीते कई महीनों में ऐसे कई हमले हुए हैं जिनमें मस्जिदों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन इस हमले में एक नई और खास बात ये भी है कि अब तक शिया मस्जिदों को आतंकी संगठन IS निशाना बना रहा था, लेकिन बुधवार की शाम को जिस इलाके में ये धमाका हुआ है वहाँ शिया आबादी नहीं रहती है। वही पूरे इलाके को तालिबान सिक्योरिटी गार्ड्स ने सील कर दिया है और जाँच कर रही है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से JDU के अंदर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से अलग होकर RJD से गठबंधन के बाद JDU विधायकों में भारी रोष है। रुपौली से JDU के विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती नीतीश कैबिनेट में JDU कोटे से मंत्री बनी लेशी सिंह पर भड़क गई। बीमा भारती ने कहा कि लेशी सिंह पर कई गंभीर केस दर्ज है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया है। यदि लेशी सिंह को नहीं हटाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD सुप्रीमो लालू यादव ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने गुलाब का फूल लेकर पहुंचे। उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी राबड़ी आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी CM तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती मौजूद रही। दरअसल लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। इसके बाद शाम में वो पटना पहुँचे। बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव सहित पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी अभी बाकी है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व पार्टी में संगठन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। नए संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन में नए चेहरे को जगह दी जाएगी। साथ ही संगठन के मुख्य पदों से हटाए जाने के बाद शिवराज और गडकरी की भूमिका भी तय की जाएगी। मुंबई में अब इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बसों को भी शामिल किया जा रहा है। इन सभी AC बसों को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। एक साल के अंदर बेस्ट में कुल 900 AC बसें शामिल की जाएंगी, जिसमें से इस साल के अंत तक 225 बसें प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रदूषण रहित इस बस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आरामदायक के साथ साथ किफायती भी है। ये डबल डेकर बसें लंदन में चलने वाली मॉडल जैसी हैं। मुंबई में मौजूदा समय में 48 डबल डेकर बसें चल रही हैं। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह आज छिंदवाड़ा आएंगे। गिरिराज सिंह सौसर के छत्रपति शिवाजी चौक में भाजपा संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे और उन्हें संगठन से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश देंगे। गिरिराज सिंह के दौरे की घोषणा से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। पूर्व CM कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता समझे जाने वाले गिरिराज सिंह को भेजा जाना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भारी बारिश से परेशान किसानों को मदद मिले, इसके लिए विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। दरअसल मानसून में इस बार बाढ़ और बारिश ने समूचे महाराष्ट्र में जमकर तबाही मचाई है। आफत की भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हुए हैं। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस मानसून में महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है और किसानों को मुआवजा की राशि दोगुनी की गई है। आजकल कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है। ये बैठक 28 अगस्त को होने वाली महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को लेकर होगी। बैठक शाम 5 बजे होगी। इसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं को बुलाया गया है। साथ ही इस बैठक में महासचिवों को भी रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि 28 अगस्त को होने वाली रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में पंजाब के किसान हिस्सा लेंगे। पंजाब के बरनाला से किसानों का एक बड़ा जत्था लखीमपुर खीरी के लिए रवाना भी हो गया है। इस दौरान बरनाला रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन का फैसला किया। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
झारखंड में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हर जिले की टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज सभी उपायुक्तों के साथ बैठक कर सुखाड़ की स्थिति की रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से राज्य के प्रभावित इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृषि मंत्री की मौजूदगी में बारिश, रोपनी मिट्टी में नमी से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज से 20 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। 18 अगस्त को बागेश्वर और नैनीताल, 19 अगस्त को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और 20 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल मानसून की बारिश ने पहाड़ी राज्य को भारी नुकसान पहुँचाया है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने 29 जून को तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की काउंसलिंग की थी। इसमें तेज प्रताप यादव साथ रहने को तैयार नहीं हुए, वे तलाक पर अड़े रहे, जबकि ऐश्वर्या तेज प्रताप के साथ रहना चाहती हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील की एक कमेटी बना दी थी और कहा था कि दोनों परिवारों की मीटिंग पटना चिड़ियाघर के गेस्ट हाउस में करवाएं, लेकिन लालू यादव के चोट लगने के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। लालू यादव आज हाजीपुर कोर्ट में पेश होंगे। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज आरजेडी सुप्रीमो को हाजीपुर कोर्ट में पेश होना है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था। इस मामले में सुनवाई आज फिर होने जा रही है। दरअसल गंगा ब्रिज थाने में वर्ष 2015 में लालू यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है और मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज गुजरात कांग्रेस कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। गुजरात कांग्रेस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इससे पहले गुजरात कांग्रेस के विशेष प्रभारी अशोक गहलोत ने बुधवार को दिन भर गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की, चुनावी रणनीति पर चर्चा की, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आज कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसको लेकर सुबह आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गैर स्थानीय मतदान कर सकेंगे। समूचे विपक्ष ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। इस बारे में महबूबा मुफ्ती कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को इम्पोर्ट करने की जरूरत है। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ से ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को जेल में जाकर पूछताछ की। 3 सदस्यीय ईडी की टीम बुधवार को प्रेसिडेंसी जेल गई, जहां पार्थ से कई सवालों के जवाब लिए गए। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद एक काली डायरी के बारे में पूछा गया। इसमें उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्हें कथित तौर पर रुपए पहुंचाए गए। आपको बता दें कि आज पार्थ के 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपराधिक मामलों में झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप गलत पाए जाने पर पीड़ित के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश बनाए जाने की मांग की गई है। दरअसल आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज कराने के कई मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ऐसे मामलों में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग की गई है। यूपी के ललितपुर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के साथ थाने में भी यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त यानी आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की गहनता से जांच करेगी। इस मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आपस में भाई हैं और घटना को अंजाम देने में इनकी भूमिका थी। पुलिस ने शोपियां में मारे गए कश्मीरी पंडितों के मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आतंकियों की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आज पंजाब पुलिस अमृतसर में पुलिस के सब इंस्पेक्टर की गाड़ी को आरडीएक्स से उड़ाए जाने की साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। इसके लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें पंजाब पुलिस का एक जवान भी शामिल है। दरअसल अमृतसर के रंजीत एवेन्यू सी ब्लॉक में एक पुलिस की गाड़ी में 2 नकाबपोश युवकों ने बम लगा दिया था।
सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ में आतंकी हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आतंकवादी सेना कैंप, पुलिस स्टेशन या फिर किसी धार्मिक स्थल पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो राजौरी में 3 दिन पहले शुरू हुई मुठभेड़ से आतंकी भाग निकले थे, जो संख्या में 3-4 बताए जा रहे हैं। हालांकि इनके 2 साथी फिदायीन हमले के दौरान मारे गए थे। वहीं खबर ये भी है कि सीमा पार से आतंकियों का दल राजौरी पूंछ में दाखिल हो चुका है। इनमें करीब 6 आतंकी है और ये सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की ओर से कश्मीरी पंडितों को निशाने बनाए जाने के विरोध में आज विस्थापित कश्मीरी पंडित और पीएम पैकेज के तहत लगे कश्मीरी पंडित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही विरोध मार्च भी निकालेंगे। बता दें कि कश्मीर में पिछले 8 महीने में अब तक 27 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने लोगों में कश्मीरी पंडितों के अलावा सुरक्षा कर्मी और मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। आतंकियों ने ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया है। इंडियन रेलवे में कैंटरिंग सर्विस देने वाली कंपनी IRCTC भी अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी की तरफ से 19 अगस्त की तारीख तय की गई है, यानी बाजार में कंपनी 18 अगस्त यानी आज एक्स डिविडेंड हो जाएगी। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक योग्य शेयर धारकों को 75% का डिविडेंड मिलेगा। आपको बता दें कि डिविडेंड लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आय का दूसरा जरिया होता है। मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अपने शेयर धारकों को इस मुनाफे से कुछ हिस्सा बांटती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें 4 साल की ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम और CUET के अंकों के आधार पर प्रवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्नातक पाठ्यक्रम की नई फीस पर भी चर्चा की जाएगी, जिसे जुलाई में कुलपति योगेश सिंह ने मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि हाल ही में कमेटी ने CUET अंकों के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की नई प्रक्रिया को अपनी सहमति दी है। इस साल भी जन्माष्टमी 2 दिन की है। कुछ पंचांग में 18 यानी आज और कुछ में 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाने की सलाह दी गई है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ये दोनों ही योग आने वाले आज और कल रहेंगे। अखिल भारतीय विद्वत परिषद और काशी विद्वत परिषद का कहना है कि 18 तारीख को अष्टमी तिथि सूर्योदय के वक्त नहीं रहेगी। वहीं 19 तारीख को अष्टमी तिथि में ही दिन की शुरुआत होगी और रात में भी रहेगी। इसीलिए शुक्रवार को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाना बेहतर है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर 6 घंटे में 3 केस दर्ज किए गए हैं। गवाहों को धमकाने के आरोप में दूसरा केस नगर कोतवाली में है और तीसरा केस गंज कोतवाली में दर्ज किया गया है। इसमें सबसे अहम गवाह को धमकाने वाला मामला है। यतीम खाना प्रकरण के गवाह ने आजम खान सहित 6 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया कि उसे गवाही न देने के लिए धमकाया गया था। आरोप है कि जौहर ट्रस्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण यतीम खाना की जमीन पर किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही राज्य के कानून मंत्री मास्टर कार्तिकेय सिंह लालू यादव से मिलने पहुंचे। 10 सर्कुलर रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। गौरतलब है कि कानून मंत्री बनते ही मास्टर कार्तिकेय सिंह विवादों में घिर गए हैं। उनके ऊपर अपहरण के मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। वहीं मास्टर कार्तिकेय सिंह ने कहा, मेरे ऊपर किसी भी तरह के कोई मामले नहीं है। पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले के तृणमूल जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने बोलपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा 17 करोड़ रुपए की एफडी को फ्रीज कर दिया है। वहीं बिना परीक्षा शिक्षक बने 6 को हाईकोर्ट ने तलब किया है, जिनमें मंडल की बेटी सुकन्या मंडल भी शामिल है। आज सभी को कोर्ट में हाजिर होना है। वहीं बोलपुर पहुंची सीबीआई की टीम अनुव्रत मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में सीबीआई अनुव्रत की बेटी सुकन्या से भी पूछताछ कर सकती है। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जेलर समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें सह प्रभारी उप अधीक्षक मृत्युंजय कुमार, हेड वार्डन दानी कुमार और वार्डन हरिनंद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल गोपालगंज के डीएम हत्याकांड मामले में सजा याफ्ता बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पिछले दिनों तस्वीरें वायरल हुई थी। कहा जा रहा है कि वह पटना आए थे। आनंद मोहन को न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो अपने घर पहुंच गए।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत सीआईएसएफ के 3 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा डीआईजी और कमांडेंट रैंक के 2 अफसरों को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये मामला फरवरी 2022 का है, जब एक संदिग्ध शख्स कार लेकर डोभाल के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि अजीत डोभाल को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राष्ट्रमंडल खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले गुजरात के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सम्मानित किया। CWG में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को गुजरात सरकार की तरफ से 35 लाख का पुरस्कार, जबकि सिल्वर मेडल जीतने वाले को 25 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 10 लाख का पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि गुजरात में खेल वीरों को आगे लाने में सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का है। मध्य प्रदेश के धार के कारम डैम मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सीएम शिवराज ने बड़ी कार्रवाई की है। बांध के निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर डैम निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया गया है। हालांकि अभी सरकार की ओर से गठित किए गए जांच दल की रिपोर्ट आना बाकी है। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट 20 अगस्त तक आ सकती है। इसके बाद सरकार की ओर से और भी कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मानसून की बारिश ने गुजरात में जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश की वजह से गुजरात में सूरत का पर्वत पाटिया इलाका पानी में डूबा हुआ है। वहीं इलाके की तमाम सोसाइटियों में जल जमाव देखने को मिला। जल जमाव की वजह से जहां निवासियों का जीना मुहाल है, तो वहीं सड़कें भी दरिया बनी नजर आ रही हैं। वहीं यातायात भी प्रभावित है। दरअसल समंदर की खाड़ी में बारिश के चलते जल स्तर बढ़ने की वजह से सूरत के रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता है। इन दिनों गुजरात में बारिश का कहर जारी है। कच्छ के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक सीमा को जोड़ने वाले खादिर, खावरा, लखपत बेल्ट में भारी बारिश हो रही है। यहाँ 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं नदी में उफान के चलते लखपत के बालापार नारेदी के बीच का रास्ता बंद हो गया है। वहीं 6 गांवों को जोड़ने वाली सड़क पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊपरवास में हो रही भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। भरूच में नर्मदा नदी का जलस्तर अपने 24 फुट से ऊपर बह रहा है। खतरे के अंदेशे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। SDRF की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। भरूच जिला प्रशासन ने 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीते 24 घंटों से बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन जिले की सभी नदी नाले अभी भी उफान पर हैं। भोपाल और सीहोर जिले के डेमों से पानी छोड़े जाने के कारण रायसेन जिला मुख्यालय के पास बेतवा नदी का पानी उफान मार रहा है, जिससे रायसेन जिले के 25 गाँवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बेतवा के इस उग्र रूप के पगनेश्वर के आगे नेशनल हाईवे 146 का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और कई मंदिर भी नदी के पानी में समा गए हैं। यहाँ पानी पुल से 5 फीट ऊपर बह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में सीएम सोरेन के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार ने मामले में हाई कोर्ट की तरफ से PIL स्वीकार किए जाने का विरोध किया था और PIL को राजनीति से प्रेरित बताया है। दरअसल माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सुनवाई चल रही है, जिसको राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में रखे जाने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बाहुबली मुख्तार अंसारी जब रोपड़ जेल में था तो उनके सामने पूरा जेल प्रशासन और सरकारी तंत्र नतमस्तक हो चुका था। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता था। इस मामले में पूरी रिपोर्ट CM मान को सौंप दी गई है। एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई हो सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुराल को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके साथ उनके पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आप विधायक ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर WhatsApp कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया। धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि वह खालिस्तान का समर्थक है। पंजाब में जालंधर पश्चिम से आप विधायक शीतल अंगुराल ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला सामने आने के बाद विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
बड़ी ब्राह्मण इलाके में पुराना मोटार शैल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ते को आवाजाही के लिए बंद करवा दिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और सेना की टीम को मौके पर बुला लिया गया। ये पुराने मोटार शैल मिट्टी में दबे हुए मिले थे। मोटार को सुरक्षित तरीके से नष्ट किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस मामले में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की जाएगी कि मोटार शैल यहाँ कैसे आया। राजस्थान के करौली हिंसा मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों में से एक आरोपी साहब सिंह गुर्जर ने बुधवार को एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। आरोपी साहब सिंह गुर्जर रैली आयोजनकर्ताओं में शामिल है। उस पर तोड़फोड़, आगजनी और डीजे पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले गाने बजाने का आरोप है। करौली में भड़की हिंसा में करीब 70 दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक को अपने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस घटना से शहर का माहौल भी गर्मा गया है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। घटना ओसिया तहसील की है। यहाँ रहने वाले युवक संजू खान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का स्टेटस अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लिया। अजमेर विजयनगर के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल द्वारा एक बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसमें बच्चे की आंख पर गहरी चोट आई है। ये घटना विजयनगर की है। बच्चे के पिता ने बताया कि उसका 9 साल का बेटा 4th क्लास का छात्र है। मंगलवार को जब पंकज क्लास से टॉयलेट करने जा रहा था तो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल संजय कुमार जोशी ने उसकी पिटाई कर दी। इससे उसकी आंख पर गहरी चोट लग गई है और उसे एक धुंधला दिखाई देने लगा। फिलहाल केस दर्ज करा लिया गया है और जाँच जारी है। बिहार के पटना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग छात्रा को गोली मार दी गई है। गोली मारने की ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में एक लड़का हाथ में थैला लिए आते हुए दिखाई देता है। वो गली के कोने पर आकर रुक जाता है। उसके पीछे से छात्रा आती है और वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की नहीं रुकती है। इतने में वो लड़का निकलता है और लड़की पर फायर कर भाग जाता है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। पीड़िता का इलाज निजी अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। इस सीरीज के तीनों मैच जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए पहले शिखर धवन को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन केएल राहुल के फिट होने के बाद धवन को उप कप्तान और राहुल को कप्तान नियुक्त किया गया है। दरअसल भारतीय टीम का 2016 के बाद यह पहला जिम्बाब्वे का दौरा है। पिछले दौरे पर टीम इंडिया के वनडे सीरीज 3-0 और T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी।